दोस्तों, एक लड़की जिनका नाम रानी होता है, उनका जन्म गांव के एक बेहद ही साधारण और गरीब परिवार में होता है। दोस्तों, जन्म से जो ही वह प्राथमिक स्कूल में दाखिला लेता है, वह बचपन से ही बोलने, बातचीत करने और जानने की काफी उत्सुकता होती है उनके अंदर। पहली दफा जब भी कोई देखता, उनसे बात करता, तो उनसे बात करने की और भी इच्छा होती, क्योंकि उनके बोलने और बातचीत करने और दूसरों को समझने की एक ऐसी इच्छा शक्ति थी, एक प्रबल दृढ़ निश्चय था और बात करने का जो तरीका था वह बेहद ही सराहनीय था। दोस्तों, बचपन से ही आस पड़ोस के लोग, रिश्तेदार उन्हें बेहद प्यार करते थे, लेकिन जो जो उनका कदम उनके घर से बाहर निकला, स्कूल तक पहुंचना शुरू हो गया और जहां मास्टर साहब और शिक्षक लोग, मैडम लोग उन्हें पढ़ाया करते थे। दोस्तों, पढ़ाते पढ़ाते मैडम, शिक्षक और छात्रों के बीच उनका एक ऐसा लगाव हो गया, एक ऐसा नाम हो गया कि कुछ ही समय में चर्चित हो गया। दोस्तों, वह धीरे धीरे अपने अलग अलग कक्षाओं में उत्तीर्ण होता चला गया, रिजल्ट में टॉप होता चला गया। तो एक शिक्षक ने अपने मन में इच्छा जाहिर की कि क्यों न इनके माता पिता से भी एक दिन मिला जाए। आखिर कितने होनहार होंगे इनके माता पिता, कितने समझदार होंगे और किस तरह से इनकी परवरिश करी कि ये बच्चे बचपन से ही इतने होशियार है और इतने चंचल है और जानने की जो इच्छा शक्ति है इतनी प्रबल है, वो कैसे है। दोस्तों, तो कुछ शिक्षकों के द्वारा उनके घर चला जाता है। अब रानी के घर जाते हैं, उनके माता पिता को एक साथ इकट्ठा करते हैं, बैठाते हैं, फिर उनसे जब बात का सिलसिला चलता है और पहले तो उन्हें बधाइयां देती है कि आपकी बच्ची हर एग्जाम में टॉप कर चुकी है, स्कूल में उनका बहुत बड़ा नाम है और बचपन से ही बच्चे के मन में जो जुनून होता है वो एक बहुत बड़े आदमी बनना चाहता है, डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर, न जाने क्या क्या सपने होते हैं, सभी बच्चे के मन में होते हैं और इनके भी मन में एक बहुत बड़ा आदमी बनने का था। दोस्तों, तो फिर मास्टर साहब कहते हैं कि आपकी बेटी अच्छी है, आपके घर में बेटी नहीं बल्कि एक बेटा पैदा हुआ है, इसलिए आप लोग जब तक हो सके और जितना वो पढ़ना चाहती है उन्हें जरूर पढ़ाइए। वो आपका नाम एक न एक दिन रोशन करेगा और इनके नाम से ही आपका नाम ये पूरा देश जाने। लेकिन दोस्तों, उनके जो माता पिता होते हैं वो गांव के होते हैं, बेहद साधारण होते हैं और साधारण परिवार होता है, आर्थिक रूप से भी कमजोर होता है और जिस गांव की ऐसा रीति रिवाज था, ऐसा सोच विचार था कि बहुत कम उम्र में ही लड़कियों की शादी करवा देते थे, उनके माता पिता भी उनसे कहीं अछूते नहीं थे, दूर नहीं थे। दोस्तों, मास्टर साहब से भी यही कहता है कि नहीं, अब बेटी बड़ी हो गई है, जवान हो गई है, 10वीं करने के बाद तुरंत ही उनका शादी करवा दिया जाएगा। दोस्तों, मास्टर साहब समझाकर चले जाते हैं और उनका परिवार अब आगे का काम धाम देखता। दोस्तों, बोर्ड परीक्षा 10th का नजदीक आ रही थी और रानी अपने पूरी मेहनत, जुनून और अपनी क्षमता से भी ज्यादा मेहनत करके वो पढ़ाई कर रही थी और इनके माता पिता उधर अपने रिश्तेदारों को बोल बोल कर ये कह रहे थे कि मेरी बेटी के लिए एक कोई अच्छा सा रिश्ता ढूंढो, एक अच्छा सा लड़का ढूंढो। उनके रिश्तेदार लड़के ढूंढने में लग जाते हैं, उनके माता पिता भी लड़के ढूंढने में लग जाता है। दोस्तों, रानी का जो ही 10th का परीक्षा हो जाता है, बोर्ड एग्जाम हो जाता है, उनका तुरंत ही एक सुरेश नाम के लड़के से शादी तय करवा दी जाती है और साथ ही दोनों परिवार के मर्जी से, आपसी रजामंदी से शादी का डेट फाइनल हो जाता है। लेकिन रानी अपने माता पिता, परिवार वाले को लाख तरीकों से समझाने की कोशिश करता है कि वो अभी नाबालिग है, अभी शादी करने लायक नहीं हुई है, वह पढ़ना चाहती है, अपने जिंदगी में कुछ करना चाहती है, वह बड़ा बदलाव करना चाहता है, एक बड़े व्यक्ति बनना चाहता है। दोस्तों, लेकिन उनके माता पिता यही कहती है कि जवान बेटियों को घर में रखनी अच्छी बात नहीं है, जितना जल्दी हो सके उन्हें शादी कर देना चाहिए और फिर
जब ससुराल जाएगी तो अपने मन मर्जी और अपने पति के अनुसार जैसे हो वैसे अपना जिंदगी बिताए। गांव की तरह सोच विचार रखने वाले और गांव में ही रहने वाले उसके माता पिता उनकी एक भी नहीं सुनते हैं और रानी का शादी सुरेश से हो जाता है दोस्तों। लेकिन उनका पति भी ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं होता है और शादी होने के बाद रानी और सुरेश का रिश्ता प्यार भरा नहीं होता है, उखड़ा उखड़ा सा होता है। वो दोनों एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार नहीं करते हैं। कोई और छोटी छोटी बातों के लिए कहा सुनी होते, ताना मारते हैं और ये धीरे धीरे और सप्ताह के अंदर अंदर इन दोनों के बीच मारपीट भी होना शुरू हो जाते हैं। अपने पति से लड़ता देख उनके सास ससुर ने भी उनकी पत्नी से यानी रानी से झगड़ा करना शुरू हो गया, विवाद होना शुरू हो गया और बात बात पर लड़ाई और झगड़े दिन प्रतिदिन की कहानी सी बन गई है। अब रानी अपने ससुराल में अपने पति के साथ घुट घुट कर जी रही होती है, परेशान हो रही होती है, दुखी हो रही होती है। अब वो पूरी तरह से टूट गई होती है। दोस्तों, ये जो रानी होती है अब रोज रोज के झगड़ों से तंग आ चुकी थी, परेशान हो चुकी थी। अब इसे ठीक होने की उन्हें उम्मीद ही नहीं लग रही थी। फिर अपने पिता को फोन करता है और अपने माता पिता को पूरी बात बताता है। कहता है कि उन्हें अब यहाँ अच्छा नहीं लगता है, यहाँ आइए नहीं तो ज्यादा कुछ परेशानी हो जाएगी। उनके पिता वहां आते हैं और लेकर मायके चले जाते हैं। दोस्तों, मायके आने पर वो अपने फूट फूट कर रोने लगती है, अपनी माँ से बताती है और कहती है कि वो वहां नहीं जाना चाहती। उन्हें मारते हैं, पीटते हैं, अब ससुराल नहीं जाएगी। लेकिन दोस्तों, उनके माता पिता फिर समझाते हैं कि ससुराल में सास और ससुर की थोड़ी बहुत सुननी पड़ती है। पति कभी कभार गुस्सा कर देते हैं, इन्हें बड़ा बात नहीं बनाना चाहिए, थोड़ा संभल कर रखना चाहिए और समझा कर रहना भी चाहिए। मिलजुल कर रहिए, आने वाले समय में सब ठीक हो जाएगा। ये उनकी माँ समझा रही होती है। लेकिन रानी को वहां से पूरी तरह से उम्मीद टूट गई होती है, वो चिड़चिड़ा हो गई होती है। लेकिन फिर भी उनका जो पिता होता है वो उन्हें गुस्से से कहता है, तुम्हें जैसे भी हो ससुराल में रहना है, अपने पति का सास ससुर का बात सुनना है और तुम्हारी जिंदगी अब वहीं गुजारनी है। दोस्तों, फिर क्या था, रानी का पिता उन्हें लेकर ससुराल पहुंचा देते हैं और फिर वही जिंदगी ताम झाम, लड़ाई झगड़ा, बात और कहा सुनी होना शुरू होता रहता है। दोस्तों, अचानक एक दिन वो अपने सास के साथ बाजार गई होती है तो वहां पर उनकी एक सहेली से मुलाकात होती है और सहेली को जब अपने बात बताती है कि वो बड़ी दुखी है, परेशान है, तो वहां कुछ ज्यादा बातें नहीं होती है क्योंकि उनकी सास होती है। उनका फोन नंबर लेती है और फिर अपने ससुराल आ जाती है सास के साथ। दोस्तों, कुछ ही दिन के बाद बोर्ड का रिजल्ट आता है और बोर्ड में जो रानी होती है वो फिर से टॉपर बन जाती है। ये अखबारों में ये बात फैल जाती है, उनके रिश्तेदारों में खुशियां थी। हालांकि ससुराल में भी थोड़ी बहुत खुशियां थी, उनके माता पिता के घर में भी खुशियां थी, लेकिन खुशियां का करे तो करे क्या, रानी खुद मायूस थी। बाद बाकी सभी उनके रिजल्ट से खुश थे। दोस्तों, उसी खुशियां को मापने के लिए रानी की जो सहेली होती है वो उन्हें फोन करती है और कहती है, तू तो टॉपर हो चुकी है, तुम्हें पार्टी देना चाहिए। लेकिन दोस्तों, रानी के एक शब्द भी नहीं निकलती है। वो मायूस रहती है, रोती रहती है, उनसे कुछ नहीं कहती है कि अब खुशियां को, उस रिजल्ट को, उस पेज को लेकर मैं क्या करूंगी। तब उनकी सहेली पूछती है, आखिर क्या हुआ, तू ऐसे क्यों बोल रही हो। तो वो कहती है कि उनके पति उनके साथ मारपीट करता है, सास ससुर उन्हें रहने नहीं देता है। अब यहाँ उनकी जिंदगी घुट घुट कर किसी तरह जी रही है। शायद अब जिंदगी में क्या होगा नहीं होगा, मेरी जिंदगी तो अंधेरा हो चुका। तब उनकी सहेली कहती है कि नहीं, तुम्हारे अंदर इतनी साहस है, हिम्मत है, तू तो बहुत बड़ा ऑफिसर बनना चाहती थी, एक बहुत बड़ा आदमी बनना चाहती थी, लेकिन अब इतना जल्दी क्यों टूट गई हो। तो तुम ऐसा करो, तुम उस घर की दहलीज को किसी तरह नांग कर बाहर निकलो। उस जो बेरा तुम्हें लगा के रखा है, तुम्हें कैद करके रखा है और तुम्हें नीचा किया जा रहा है, उस जंजीर को तोड़ दो और वहां से बाहर निकलो और अपने सपने की ओर ध्यान दो।
तुम्हारे अंदर वो जुनून है, वो काबिलियत है कि तुम बहुत बड़ा आदमी बन जाओगे। दोस्तों फिर वही करता है कि अपने जेवरात, गहने, पैसे कुछ दिन के बाद एक बैग में इकट्ठा करती है और उस घर के दहलीज को लांघ कर बाहर निकल जाती है। अपने मैके भी नहीं जाती है, न ससुराल के किसी और ठिकाने पर रुकती है, वो सीधे दिल्ली पहुंच जाती है। दोस्तों दिल्ली में ही अपने जान पहचान के एक दोस्त जो घर से ही तैयारी करने के लिए, यूपीएससी की तैयारी करने के लिए, इसी समय से तैयारी करने के लिए दिल्ली पहुंच गई होती है, उन्हीं के पास चला जाता है और वहीं उनका ठिकाना हो जाता है। दोस्तों कुछ दिन तो ठीक ठाक चलता है क्योंकि उनके पास पैसे होते हैं, जेवरात हो रहे, उन्हें बेचकर जो भी उनके सामान होते हैं, जो ज़रूरत की चीज़ें होते हैं वो खरीदते हैं, किताब कॉपियाँ खरीदते हैं, नोट्स बुक खरीदते हैं और अपनी पढ़ाई जारी रखते हैं। क्योंकि उनके अंदर जो जुनून था, एक आग लगी हुई थी, उन्हें और भी तेज करते हैं और एक ही सपना, एक ही नज़र और एक ही रास्ता होता है, वो बड़ा आदमी बनने का होता है। दोस्तों फिर क्या था, धीरे धीरे पैसे खत्म हो जाते हैं तो कुछ घरों में जाकर ट्यूशन देना शुरू कर देता है और उससे उनका अच्छा खासा पैसा आता है और उसी से अपनी पढ़ाई जारी रहती है। 11वीं करते हैं, 12वीं करता है और 12वीं करने के बाद दोस्तों वो ग्रेजुएशन में अपना दाखिला भी करवा लेते हैं। दोस्तों एक समय की बात है, जिस कॉलेज में रानी पढ़ रही होती है उसी कॉलेज में एक खेल प्रतियोगिता हुआ होता है और खेल प्रतियोगिता में जो अव्वल हुए होते हैं, जो सब श्रेष्ठ प्रदर्शन किए होते हैं, उन्हें उत्साहित करने के लिए, पुरस्कार वितरण करने के लिए उसी जिले का डीएम साहिबा आती है और सभी छात्र अपने अपने जगह पर बैठे होते हैं और उनका सुन रहे होते हैं। जो सफल हुए रहते हैं मैडम उन्हें पुरस्कृत करते हैं, उपहार देते हैं और जो प्राइज मनी होते हैं वो भी देते हैं और फिर भाषण देते हैं और लोगों को समझाते हैं कि किस तरह उन्होंने भी गरीबी से लड़कर एक बहुत बड़े अफसर बनने के लिए योगदान दिया है। दोस्तों ये कहानी सुनकर जो रानी होता है उनके मन में और भी जुनून पैदा हो जाती है और भी हिम्मत आती है, ताकत आती है और धीरे धीरे उनकी बात उनके मन में पूरी तरह से बैठ जाती है। दोस्तों फिर वो कोशिश करती है उस मैडम से मिलने की, हालांकि मिल भी लेती है। तब जब मैडम रानी की आंखों में देखता, उसके अंदर एक अलग चमक थी, चेहरे पर एक अलग ललक थी और जुनून था, एक जोश था और हौसला भी बुलंद था। तब मैडम कहती है कि कोई बात नहीं, इस हौसले और जुनून को कभी दबने मत देना, गिरने न देना और ऐसे ही आगे बढ़ते रहो। तुम्हें बड़ा आदमी बनने से या किसी भी पद को हासिल करने से दुनिया की कोई ताकत तुम्हें नहीं रोक सकता है। दोस्तों अब इसकी जो हौसला था, उम्मीद था और विश्वास था, वो दुगुनी हो चुकी थी। दोस्तों साथ ही साथ यशपाल नाम का एक लड़का जो गांव से ही दिल्ली यूपीएससी की तैयारी करने आया था, अब रानी की और यशपाल की एक अच्छी खासी दोस्ती हो जाती है। अक्सर एक दूसरे के साथ बात करते, नोट्स बनाते और यूपीएससी साथ में तैयारी करने का एक एहसास भी था। अक्सर एक दूसरे की मदद किया करते थे। दोस्तों यही मदद करते करते वो एक दूसरे के काफी करीब आ जाते हैं और एक दिन यशपाल अपने घुटने पर आ जाता है और रानी से कहता है कि मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। दोस्तों ये शब्द सुनकर रानी तुरंत कहता है कोई बात नहीं, जो आपके अंदर इच्छा था, जो आपके अंदर बात थी, आपने उन्हें बोला, लेकिन मैं एक बात कभी नहीं छुपा के रख सकती हूँ क्योंकि मुझे नाबालिग जो थी मेरे माता पिता के द्वारा शादी करवा दिया गया। मेरे पति भी है लेकिन मेरा उसके साथ कभी नहीं बना, हम दोनों का कुछ भी नहीं हुआ और हम उस घर से भाग गए और छोड़ दिए। लेकिन रानी आगे कहती है कि लेकिन यशपाल, मैं भी तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ, मुझे भी तुम्हारी याद आती रहती है। दोस्तों फिर एक दूसरे को गले लगाते हैं
और उनके बाद एक अलग जिंदगी शुरू हो जाती है। दोस्तों, यशपाल और रानी की दोस्ती अब प्यार में बदल चुका था। अब एक दूसरे के साथ घूमना फिरना, उठना बैठना हर चीज हो गया था। यादों में खोना आम बात हो गया था। इसी के चक्कर में उसके पढ़ाई पर इतना ज्यादा असर पड़ा कि वो अपने आप को समझ ही नहीं पाई। ये मन में कभी आया ही नहीं था। जो पहले अटेम्प्ट था यूपीएससी का, वो इनसे कुछ ही मार्क्स के लिए रह गए और पीटी का जो एग्जाम था वो भी क्लियर नहीं हो पाया। तब उन्हें फिर से एक गहरा धक्का लगा, सदमा लगा, और जिस उद्देश्य के लिए वो अपने को छोड़ के आई थी, एक दृढ़ निश्चय के साथ जो आगे बढ़ रही थी, वो उनका एक प्यार उनके बीच में अब रोड़ा बन रहा था। फिर रानी अपने मन में संकल्प करती है और यशपाल से कहती है कि जब तक हम लोगों का अपना अपना रिजल्ट नहीं हो जाता है, तब तक हम दूसरे को साथ नहीं आएंगे, न ही बात करेंगे, न ही मिलना जुलना करेंगे। दोस्तों, फिर इसी संकल्प के साथ फिर से पढ़ाई करना शुरू कर देती है और आने वाले जो अगला एग्जाम होता है, पूरी मेहनत, लगन और जुनून के साथ रानी पढ़ाई करती है। दोस्तों, फिर अगला अटेम्प्ट जो यूपीएससी का था, रानी का क्लियर हो जाता है। वो इंटरव्यू भी दे देती है और अच्छे खासे रैंक से उनका रिजल्ट फाइनल हो जाता है। लेकिन यशपाल का कोई अता पता नहीं था, वो अपने जिंदगी में मगन था। दोस्तों, अब क्या था, रानी ट्रेनिंग करती है, ट्रेनिंग, और उन्हें एसपी का पोस्ट दिया जाता है। और एसपी बनने के बाद पूरे जोश जुनून और एक नई जिंदगी के साथ अपने परिवार जाता है। और परिवार एक एसपी के भेष में एक लड़की को देखकर उसके घर में चौंक जाते हैं। कहता है कि मेरे घर में ऐसी कौन सी गलती हो गई कि पुलिस वाले आ गए। लेकिन वो फिर अपने टोपी हटाता है और अपने माँ से कहता है कि माँ, मैं आपकी ही बेटी हूँ, आपकी संतान हूँ रानी। और उनके पिता और माता दोनों गले लगाता है, रोने लगता है कि कहता है तुम कहाँ गायब हो गई थी, मैंने कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा और किस रिश्तेदार के पास क्या क्या नहीं कहा। लेकिन दोस्तों, बेटी अब लौट चुकी थी और वो आम आदमी नहीं बल्कि खास आदमी बन चुकी थी। इनकी खुशियाँ पूरे एरिया में ढिंढोरा पिटवाया जाता है, सभी लोग जानते हैं और इन्हें खूब तारीफ करते हैं। लेकिन दोस्तों, अब खुशियाँ अपने परिवार के साथ कुछ वक्त बिताते हैं। उसी दौर में उत्तर प्रदेश में के प्रयागराज में दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक मेला महाकुंभ का आयोजन हो रहा था। तो रानी और उसके माता पिता फिर से एक योजना बनाते हैं, क्यों ना हम लोग भी, करोड़ों लोग जहां डुबकी लगा रहे हैं उसमें जाके हम लोग भी डुबकी लगाएं। पूरे परिवार के साथ गंगा में डुबकी लगाते हैं, घूमते फिरते हैं। और जिस समय वो घूम रहे थे, साधुओं को देख रहे थे, बातें कर रहे थे, अपनी खुशी और एक नई जिंदगी का आनंद ले रहे थे, उसी समय जब एक नागा साधु के पास बैठते हैं, उनसे थोड़ी बहुत बातचीत होती है, तो नागा साधु खुद ही उनका पैर पकड़ लेते हैं। दोस्तों, जो ही नागा साधु रानी का पैर पकड़ते हैं तो वो घबरा जाती है और कहता है कि बाबा आप ये क्या कर रहे हैं। बोलता है मुझे माफ कर दीजिए। तो फिर रानी बोलती है, मैं आपको किस बात के लिए माफी दूं। कहता है इस बात के लिए जो तुम्हारे साथ बहुत मारपीट की, गाली गलौज की, तुम्हें ताने दिए और तुम्हें बर्बरता की जिंदगी जीने के लिए बेबस किया था, मैं वही शख्स हूँ। दोस्तों, अपने चेहरे पर इतना भस्म लगा था, दाढ़ियां बढ़ाया था, और फिर जब अपने चेहरे को साफ करती है तो रानी उन्हें पहचान लेते हैं कि ये जो बाबा था वो साधु था, कोई और नहीं बल्कि उसका पहला पति सुरेश था। दोस्तों, फिर रानी कहती है कि कोई बात नहीं, आपने जो गाली दी, आपके परिवार वालों ने मुझे ताने दिए, भला बुरा कहा, मेरी निंदा की, उसी एक जुनून ने मेरे अंदर एक ऐसी हौसला दिया, एक ऐसा उम्मीद दिया कि मैं आज एसपी बन चुकी हूँ, एक अपने जीवन को पूरी तरह से बदल चुकी हूँ। अगर मैं इतना बड़ा आदमी बनी हूँ तो सिर्फ और सिर्फ आपके परिवार के वजह से। न जाने ऊपर वाले कैसे और किस तरह से किसे लिख कर देता है और कैसे रास्ते चुनते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन ऊपर वाले जो भी जिसके साथ करते हैं वो अच्छा के लिए ही करते हैं।
दोस्तों फिर देखता है कि रानी, उनका जो पहला पति होता सुरेश, वो भी सन्यासी बन चुका है, अपने जीवन में खुश है। लेकिन सुरेश को पछतावा था कि उन्होंने अपनी पत्नी के साथ दुर्व्यवहार किया है। लेकिन अब वो एक शांतिमय जीवन जी चुका है और अपने पति से अपने मन की जो बातें जो दबा के रखा था उन्हें भी इजहार करता है और माफी मांगकर अपने सन्यासी के जीवन व्यतीत करता है। फिर रानी और सुरेश एक दूसरे के साथ कानूनी तौर पर तलाक ले लेता है और रानी फिर से अपने प्रेमी यशपाल के साथ एक वैवाहिक जीवन शुरू करते हैं और हंसी खुशी अपने जीवन को व्यतीत करते हैं। दोस्तों दुनिया में हर किसी व्यक्ति के पास ढेर सारी समस्या है, दुख है, तकलीफ है, लेकिन जो डटकर इसका सामना करते हैं, हिम्मत से उस दुख भरी जिंदगी में भी खड़े रहते हैं और आगे बढ़ने की हौसला और जुनून बनाकर रखते हैं, वही अपनी तकदीर को और तस्वीर को पूरी तरह से बदलने में कामयाब रहता है। जिस तरह से रानी बेहद ही साधारण गरीब और उस परिवार में शादी होता है जो रहने लायक नहीं था, जीना मुश्किल था, लेकिन उससे भी डटकर सामना किया, आगे बढ़ा और एक एसपी बनकर अपने आप को पूरी तरह से बदल लिया। इसके बारे में आप क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताएं और यहाँ तक आ गए तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए।